हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी होने वाली है जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिएगा। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च 5 से आ गए थे। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो अप्रैल 10 है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिए। अनदर थिंग इज अबाउट एडमिट कार्ड। ये 1 वीक एग्जाम से पहले ही आपको मिल जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो मई 18 को फाइनलाइज हुई है डेट, एंड ये जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा, राइट, 2:30 से 5:30 का। जो बेसिक और इन्फॉर्मेशन है, एक चीज़ और है कि जो सेंटर होगा यहाँ पे एग्जाम का वो दिल्ली है। मतलब आपको, आप कहीं पे भी रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए, आपको दिल्ली में आके एग्जाम लिखना पड़ेगा, राइट। और साथ में एक चीज़ और, जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है इसके लिए वो 0.25 है। आगे जो है हम स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सेकंड पार्ट में होंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो 140 क्वेश्चंस होंगे, जो आगे फर्दर डिवाइडेड है 40 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस में। सो यू कैन से ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चंस के आसपास आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरल अवेयरनेस, जीके दैट इज जनरल नॉलेज और इंग्लिश से आएंगे। और जो बाकी 40 क्वेश्चंस हैं, सॉरी, ये इससे आएंगे, एंड जो बाकी 100 क्वेश्चंस है के अराउंड है वो लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। जो सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। मतलब 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स ईच का होगा। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करें, यहाँ पे जो 140 क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क ईच है, तो जो टोटल हुए वो कुछ 200 मार्क्स का हुआ। सो 200 मार्क्स का ये पेपर है जो आपको 3 घंटे के अंदर कवर करना है। अब ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये थोड़ा इस पेपर को डिफिकल्ट बना देता है, एंड ऑल्सो क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो हमें पता है कि फी स्ट्रक्चर भी इसका बहुत कम होगा। दैट इज़ द रीज़न आप दिल्ली में भी हैं, जामिया मिलिया दिल्ली में है, तो आपको एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम के लिए, और सीट्स भी जो हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 60 के आस-पास हैं, तो सीट्स भी काफ़ी कम हैं। इसीलिए कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस एग्ज़ाम का। बट अभी हम एक सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है उसका एक बस देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आ सकता है अबाउट अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसको एक्सप्लेन कीजिए। या जैसे फेयर ट्रायल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आईपीसी क्रिमिनल लॉ में अगर हम देखें थेफ्ट, डेकॉइटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जैसे कोई डिफरेंस हो गया बिटवीन ट्रेडमार्क, राइट, ट्रेडमार्क और अदर जो डिफरेंट मार्क्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव टॉपिक है उसमें मिल सकते हैं। लाइक मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन आ सकता है आपको एडॉप्शन के ऊपर, कि एडॉप्शन को एक्सप्लेन करना है, उसके पूरे प्रोसेस को। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोर और लेस यू कैन से 300 के आसपास के कुछ वर्ड्स में आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं वो। अगर जब आप मेन जो इश्यू स्टूडेंट्स को आता है सब्जेक्टिव पेपर का, वो ये होता है कि एक्चुअली उसका फॉर्मेट क्या होता है। सो एक बार हम थोड़ा बहुत फॉर्मेट समझ लेते हैं। जैसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लेट्स से कोई भी टॉपिक आया, लेट्स से ट्रेडमार्क्स या कोई भी मार्क को आपको एक्सप्लेन करना है, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि एक्चुअल में वो है क्या, और उससे रिलेटेड कोई एक्ट है या उससे रिलेटेड कोई लॉ है, कोई उससे रिलेटेड कोई सेक्शन है, या कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपको मेंशन करने मैंडेटरी हैं इंट्रोडक्शन में ही। आपको हमेशा एग्जामिनर को एक लेमैन समझना है, कि उनको एक बहुत ही सिंपल और ईज़ी लैंग्वेज में आपको उनको एक्सप्लेन करना है। ऐसा कुछ फैंसी लैंग्वेज नहीं चाहिए, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि वर्बैटिम आपको लिख कर आना है। आपको बस उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, जो बेसिक चीज़ें जैसे आर्टिकल हो गया, कोई एक्ट हो गया उससे रिलेटेड, वो मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत फैंसी लैंग्वेज यूज़ करनी है या वर्बैटिम यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत सिंपल वे में, हाँ, कुछ जो लीगल वर्ड्स जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हर सेक्शन के, वो तो आप नहीं स्किप कर सकते, वो तो आपको मेंशन करनी ही है। एक बार आप इंट्रोडक्शन दे देंगे, सब कुछ बता देंगे उसके बारे में, एक्सप्लेन कर देंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट होता है बॉडी का। इस बॉडी के पार्ट में जो बेसिक चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमार्क, लेट्स से दे आर आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड अदर मार्क्स, तो आप वो पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि अगर कोई ऐसा डिफरेंस वाली चीज़ है, अगर आप टेबल की फॉर्म में बना सकते हैं टू शो द कंपैरिजन।
जिसमें यहाँ पे जो होगा वो फीचर्स मेंशन करेंगे आप, और साथ में ये जो 2 आपके जो हेडिंग्स होंगे जिनके बीच में आप कंपैरिज़न शो कर रहे हैं, तो ये प्रेज़ेंटेशन काफ़ी अच्छी साउंड करती है। लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एटलीस्ट सब हेडिंग्स जो हर पॉइंट आप लिखेंगे उसमें सब हेडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ामिनर को इतना स्ट्रेस मत दीजिए कि आप पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं एंड एग्ज़ामिनर पढ़ रहे हैं, तो उनको भी बहुत इरिटेटिंग लगता है। सो एज़ टू मेक इट मोर प्रेज़ेंटेबल, ट्राई टू राइट इन सब हेडिंग्स, या अगर कंपैरिज़न का क्वेश्चन है तो आप टेबल्स यूज़ करिए। देन सब हेडिंग्स लिखने के बाद आप सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। डू नॉट फॉरगेट टू राइट एग्जाम्पल्स। आपको हर एक पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए एग्जाम्पल मेंशन करना, या केस लॉ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम केस लॉ की बात कर रहे हैं, वो मेंशन करना बिल्कुल मैंडेटरी है। आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे इस अप्रोच को यूज करते हैं। जब आप मेन बॉडी पार्ट कंप्लीट कर देंगे, देन फाइनली एंड में आपको कंक्लूड करना है। सो कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंक्लूड नहीं करते हैं एक आंसर को प्रॉपर्ली, तो वो काफी वेग साउंड करता है, ये आपको ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रक्चर नहीं करना आता अपने आंसर को, और ये शो करता है कि आपको अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करना नहीं आता। सो मेक श्योर कि आप कोई भी आंसर लिखे उसको कंक्लूड करना, एंड दैट टू पॉजिटिव एंड पे कंक्लूड करना बहुत मैंडेटरी होता है। तो कंक्लूजन कैसे लिखना है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल और ट्रिकी पार्ट हो जाता है, बिकॉज इंट्रोडक्शन और ये सब जो मेन बॉडी पार्ट है ये तो स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं। ये जो कंक्लूजन का पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे अच्छे से अप्रोच करना है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं अच्छे से, ये हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जिससे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ये मोर और लेस सब्जेक्टिव पार्ट का इंट्रोडक्शन है कि कैसे आप उसको लिख सकते हैं, कैसे आपको अप्रोच यूज़ करनी है। नेक्स्ट हम पार्ट जो हम बात करने वाले हैं वो इसके अंदर हम बात करेंगे इंग्लिश की। सी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि ये खाली लीगल के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये इंग्लिश के क्वेश्चंस ही पूछ रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है अगर आप अच्छे से इंग्लिश के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। उसके लिए जैसे आपको ग्रामर, यूसेज, ये सब चीज़ें, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आई वुड से प्रैक्टिस करनी इज़ मैंडेटरी, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा। अलोंग विद दिस जो करेक्ट करने होते हैं, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। स्पेलिंग्स के बारे में वो पूछ सकते हैं कि लेट्स से एक क्वेश्चन है उसमें एक बोल्ड में एक वर्ड दे दिया एक सेंटेंस में, सो पूछेंगे इस बोल्ड वर्ड की जो स्पेलिंग है वो बताइए करेक्ट है कि नहीं। और आपकी वोकैबुलरी चेक करी जाएगी कि लेट्स से सेम सेंटेंस अगर आपको दिया हुआ है और उसमें एक बोल्ड वर्ड है और पूछा जाएगा कि इस वर्ड की का मीनिंग क्या होता है, तो वो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको वोकैबुलरी इसका मतलब आपकी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। साथ ही साथ आपको जो और भी पार्ट्स है इसमें वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये मेजरली आपको हर क्वेश्चन, मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एंड और भी चीज़ें जैसे सेंटेंस करेक्शन हो गए, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करनी मैंडेटरी है। अब एक बार स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, अगर हम इंग्लिश की स्पेसिफिकली बात करें, अगर आप रेगुलरली रीड करते हैं, कोई न्यूज़पेपर है या कोई भी लॉ जर्नल्स हैं या कोई भी जर्नल्स है, कोई बुक्स पढ़ते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपकी ग्रामर, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होने लग जाती है। अभी इट्स अ हाई टाइम नाउ वेयर आई विल नॉट एडवाइज़ यू कि आप बहुत ज़्यादा रीड करेंगे तो कुछ बेनिफिट होगा। अगर आपको लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके कि आपका इंग्लिश वाला पार्ट वीक है, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेजरली ये ग्रामर वाला पार्ट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग वाला पार्ट, वोकैब्युलरी, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ग्रामर तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। वही प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी ट्रेंड, जो आपको ट्रेंड होता है, क्वेश्चन्स कैसे पूछे जाते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डर है या फ़ियर है इंग्लिश में, तो आप इससे कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं कि हाँ, व्हाट विल यू गेट इन द कोर्स, वो हम एक बार देख लेते हैं। आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। अलोंग विद दिस आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होगा, आप इजीली रिवाइज कर पाएंगे उससे, वो इतना स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा डाला है या जो भी है, जो इस एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसके अंदर मिलेगा। अलोंग विद दिस 5 मॉक टेस्ट हैं जो विद सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को कवर करते हैं। सो लेट्स से यू हैव 5 मॉक टेस्ट, तो 5 मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव के और 5 मॉक टेस्ट सब्जेक्टिव के होंगे जिसमें सॉल्यूशन भी मेंशन होगा, एंड दैट टू वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी।
कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड आपको दी जाएगी, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको टारगेट बेसिस पे कैसे कंप्लीट करना है अपने सिलेबस को, कैसे मॉक लिखने हैं, राइट। तो ये जो पूरा कोर्स होगा ये आपको मिलेगा 3000 रुपीज़ में। लेकिन एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जाए बाय द एक्सपर्ट, तो उसके लिए जो प्राइस है वो 4500 हो जाता है। बिकॉज़ सी हाउ दिस विल हेल्प यू कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि अब उस टाइम तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है पेपर में, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अगर आप खुद लिखते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत चीज़ें मिस्टेक कर सकते हैं, अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है आपकी अच्छे से, आपको कंटेंट बनाना नहीं आता, आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन अच्छे से फॉर्म करना नहीं आता, तो ये आपका बहुत हेल्प करेगा। एंड इफ यू हैव एनी स्पीड इशू, बहुत बच्चों को स्पीड इशू होता है कि 6 क्वेश्चन लिखने हैं, कैसे करेंगे? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पीड अच्छी हो आपकी, तो आपके पास उसके लिए कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपके ब्रेन में, आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी लेजिबल होनी चाहिए, ये भी ना हो कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्सपर्ट इवैल्यूएशन से आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या इश्यू है, कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। सो दिस इज़ द एडिशनल एडवांटेज जो आप कंसिडर कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज की। सी इफ यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस, आपके लिए कोई भी बड़ा इशू नहीं होगा। आप अच्छे से इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। अगेन इसके लिए भी आई विल एडवाइज यू कि अगर आप करंट अफेयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि क्या ये इम्पोर्टेंट पूछते हैं, क्या नहीं पूछते हैं, राइट? कि कितना आपने पढ़ रखा है, अगर आपने करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस से पढ़ते हैं, तो कितना आपको आता है उसके अकॉर्डिंग। अब लेट्स से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गई, राइट? तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, कोई इम्पोर्टेंट डेज़ है लाइक वुमेन्स डे हो गया और एनवायरनमेंट डे हो गया, ये सब चीज़ें। और यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अगर कोई न्यूज़ में होंगे। बायो से रिलेटेड, बिकॉज़ सी जनरल नॉलेज भी इसका पार्ट है, तो जनरल नॉलेज में यू हैव बेसिक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट? तो ये सब भी इसका पार्ट आ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत जैसे कोई नई अकेडमी है, राइट? उनकी लोकेशन कहाँ पे है, या कोई चेयरमैन है या वाइस प्रेज़िडेंट हैं किसी ऑर्गनाइज़ेशन के, या ऐसा कुछ, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट ओशंस हो गए, कोई बेसिक ज्योग्राफी से रिलेटेड लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई एक्रोनिम हो गया, राइट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार क्वेश्चन आया था याहू के ऊपर, उस टाइम याहू वाज़ इन लाइक न्यूज़ यू कैन से, इसलिए वो एक्रोनिम पूछ लिया उसका, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। तो ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी जो कवर हो जाएगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी जो वो आपसे पूछ सकते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई इवेंट है, तो आपको ये इतनी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड ऑल्सो ये 40 मार्क्स का पूरा पार्ट है अलोंग विद इंग्लिश। सो इसको इतना ईज़ी मत समझिए, ये बहुत मैटर करता है कि आपके अच्छे मार्क्स मिले और आपको इनर गो आपका आप उसमें एनरोल कर पाएँ उस जामिया मिलिया एग्ज़ाम के अंदर, सॉरी और कम जामिया मिलिया के पेपर के अंदर। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अलोंग विद दिस बेसिक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एज़ आई सेड, ये आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड, टाइमलाइन्स हो गई, कंट्रीज़, कैपिटल, लैंडमार्क्स, ये सब चीज़ें। जनरल साइंस में लेट्स से वो बेसिक यूनिट्स पूछ लेंगे, ये यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते तो आपको और भी एग्ज़ाम्स में हेल्प डेफिनिटली मिलती है। नेक्स्ट इज़ अबाउट लीगल सब्जेक्ट्स। सो दिस इज़ समथिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस भी आएँगे आपके एमसीक्यू के अराउंड 100, और साथ में वो 60 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो भी आएगा। थोड़ा इसका ब्रॉड हम देख लेते हैं कैटेगराइज़ेशन की, क्या-क्या इम्पोर्टेंट इसके अंदर पूछ सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपसे प्रिएम्बल के बारे में पूछ लेंगे। लेट्स से 2022 का क्वेश्चन था कि प्रिएम्बल जो वो किस केस लॉ में बताया गया था कि प्रिएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फर्स्ट अमेंडमेंट कौन-सी हुई थी प्रिएम्बल में, कौन से ईयर में हुई थी, या अमेंडमेंट का नंबर क्या था? ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। साथ-साथ प्रिएम्बल, पावर ऑफ सेपरेशन, जुडिशियल रिव्यू, तो ये आपको थोड़े अच्छे से करने पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट? रेमेडीज़ हो गई, जो ब्रीच होता है उसके बाद जो रेमेडीज़ चाहिए होती है वो सब हो गया। एंड
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, ये सब चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिल जाएंगी। देन यू हैव ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज आती हैं, हमें पता है, जैसे या स्कूल्स आते हैं इसके अंदर, नेचुरल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल। थ्योरीज में हम बात करें जैसे जस्टिस की थ्योरी या लॉ की थ्योरी, राइट। एंड और भी सोर्सेस क्या हैं लॉ के, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सोर्सेस ऑफ लॉ। क्रिमिनल लॉ की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो मेजरली मे बी न्यूज़ में हो, तो वो आपको काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। जैसे जनरल प्रिंसिपल्स हो गई, और थेफ्ट, डेकॉइटी, रेप, मर्डर, ये सब चीज़ें, कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर के बीच का डिफरेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफेंसेस हो गए काफ़ी सारे, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन फैमिली लॉ, लेट्स से फैमिली लॉ में हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बात करेंगे, एडॉप्शन, मैरिज, डिवोर्स। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था, हिंदू लॉ में जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ टॉट में हम बात करें तो टॉट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे थ्योरीज हो गई, पिजन होल थ्योरी हो गई, राइट, एंड नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, न्यूसेंस नेग्लिजेंस में भी जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, राइट, ये सब चीज़ें, वाइकेरियस लायबिलिटी हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लायबिलिटीज है, डेफेमेशन के ऊपर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए, और ये आप कर सकते हैं। कोई यूट्यूब चैनल अगर आपको पता है जो इन सब चीज़ों को कवर करवा रहा है, वो कर सकते हैं, या फिर आप ए जैन की बुक्स लेके आप उससे कवर कर सकते हैं। आपके कोई पुराने नोट्स हैं, आप उससे कवर कर सकते हैं, जो आपने एलएलयू में पढ़ा होगा उससे। इंटरनेशनल लॉ में मेजरली जैसे सोर्सेज हो गए, या यूएन से रिलेटेड कोई न्यूज़ में कोई चीज़ है, यूएन या ह्यूमन राइट से रिलेटेड, लॉ ऑफ सी हो गया, लॉ ऑफ सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन यू हैव लेबर लॉ। सी लेबर लॉ के अंदर वो काफ़ी चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे कोई भी उससे रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, राइट, वेजेस हो गया, और ये सब चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अम, हाँ, राइट, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया, ये सब। देन कॉर्पोरेट लॉ इज समथिंग मेजरली रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट। अब ये जो कंपनीज एक्ट है, इसके अंदर ये जो कंपनीज लॉ है, इसके अंदर जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, मर्जर एक्विजिशन हो गया, कॉम्पिटिशन लॉ हो गया। देन यू हैव एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया, राइट, एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। देन यू हैव कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, इसमें जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, और जुडिशियल एक्टिविज्म, जो नए नए जो जजमेंट्स आती हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं, उनसे आप बनाए जाते हैं ये सब टॉपिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको प्लीज़ कवर कीजिए। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको कोई डाउट आता है, आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक एंड अपडेटेड मिलती रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, एंड गुड लक।